A very good morning to all of you. Today myself Shubham Jaiswal standing before you all to teach a very interesting topic, that is end of colonialism. But before I want to remind one thing कि इससे पहले हमने डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड चैप्टर में हमने चाइल्ड पोलैंड में किस तरह डेमोक्रेसी इमर्ज हुई इस पे बात किए, दोनों में डिफरेंस क्या था इसमें बात किए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है इस पे हमने बात किया। और टुडे वी विल गोइंग टू लुक द एंड ऑफ कॉलोनिज्म, कॉलोनीज, यू नो कॉलोनीज क्या होता है, एंड देयर दिस वर्ड केम colonialism. Colonies means क्या होता है? If we have to understand the meaning of colonies, तो colonies are the place, एक जगह, एक स्टेट है, एक कंट्री है जहाँ पे आउटसाइडर्स कंट्रोल करते हो, not only physically, socially, mentally, economically, politically as well. अगर कोई स्टेट, any country, any district is controlled by an outsider, not only physically but socially, politically, economically, then that particular state, country, district will be called as colonial. You know, from colonial this colonialism word came. Okay, so this is called colonies. So that particular state will be called colonies. अगर वह जगह, वह डिस्ट्रिक्ट, वह जिला, वह राज्य, वह देश जहाँ पे बाहरी लोग आके कंट्रोल करते हो, और ना ही कंट्रोल फिजिकली, आप सोशली कंट्रोल करते हो, मेंटली कंट्रोल करते हो, पॉलिटिकली कंट्रोल करते हो, इकोनॉमिकली, लेकिन उनका मनी का फ्लो उनके अकॉर्डिंग होगा, ट्रेड उनके अकॉर्डिंग होगा, एडमिनिस्ट्रेशंस कैसे चलेगा उनके अकॉर्डिंग होगा। तो उस जगह को हम क्या कहेंगे कि ये कॉलोनी है। इट मीन्स इफ आई हैव टू गिव द एग्जांपल, इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनी कंट्री। यू नो, इंडिया इज अ ब्रिटिशर कॉलोनीज, इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी है। कैसे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इन्वेट की और एज अ ट्रेड पर्पस, और उन्होंने देखते देखते धीरे पूरा मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इस एरिया पे कंट्रोल कर लिया, इंडिया पे, और इसलिए इंडिया को एक कॉलोनीज कंट्री कहा जाता है। तो इंडिया ही कॉलोनीज कंट्री नहीं थी, ऐसे एशिया अफ्रीका में देयर आर सो मेनी कंट्री विच वाज कंट्रोल्ड बाय द यूरोपियन स्टेट, दैट इज इंग्लैंड। तो केवल इंडिया ही नहीं थी, बहुत सारी यूरोपियन अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज थी जो ब्रिटिशर ने रूल किया। तो इसमें सबसे पॉइंट वाली बात इसमें सोचनी है, एंड ऑफ कॉलोनिज्म मतलब कॉलोनीज का अंत हुआ, जो वो दूसरे जगह पे जाके लोगों को रूल करना वो बंद हुआ। कब? और मेनली टू कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, एक अफ्रीका, अफ्रीकन एंड एशिया। एटलीस्ट एक जापान ही एक बचा हुआ था एशिया में जहाँ पे इनका कंट्रोल नहीं था, इंग्लैंड ब्रिटिशर्स का, और अफ्रीका पे भी इनका कंट्रोल था। तो 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई बिटवीन एलाइज एंड एक्सिस पावर, हिटलर एंड दिस यूरोपियन कंट्रीज। 1939 टू 1945 अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नाइनटीन 39 टू 1945। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, ये 1914 टू 1918 तक युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? दैट इज एलाइज एंड एक्सेस पावर के बीच में। अब एलाइज पावर में कौन कौन से कंट्रीज थे? तो एलाइज में इंग्लैंड, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और एक्सिस पावर में थी हंगरी, पोलैंड, इटली, जर्मनी। तो एट दैट टाइम द रूलर ऑफ जर्मनी वॉज हिटलर, एंड वी ऑल अवेयर द कैरेक्टर, द पर्सन ही इज हिटलर, अ ग्रेट क्रूएल डिक्टेटर जो पूरे वर्ल्ड पे जीतना चाहता था। कहा जाता है उसको ये नहीं पता था कि समय जो होता है वो बलवान होता है। यू नो, टाइम इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग्स, बट ही वॉज नॉट अवेयर द पावर ऑफ टाइम, और इसने गलती की। वो पूरे वर्ल्ड पे सोचा कि 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसने जीत गया। दैट इज कॉल्ड एक्सिस पावर वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो 1930 टू 1945 में हुआ, वहाँ पे उसे हारना पड़ा, वो हारा, और जर्मनी के हिटलर को खुद ने इसने अपने आप को शूट कर दिया, अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ। तो एक्चुअली में जो ब्रिटिशर थे उस समय, तो उनका एशिया अफ्रीका पे कंट्रोल था। एशिया एंड अफ्रीका, और इंग्लैंड अपनी मनी दोनों वॉर में इन्वेस्ट किया। फर्स्ट वॉर में भी 1914 टू 1918 जो 4 साल चला, और 4 साल में कितने मनीज के यूज़ हो गए होंगे वॉर में, बिकॉज यू नो द प्राइमरी थिंग्स जो वॉर में होता है वो मनी, दैट इज सेंट्रल थिंग्स, मनी। किसी भी वॉर को आप ऐसे नहीं लड़ सकते जबकि आपके पास वेल्थ ना हो। तो वो अपनी सारा वेल्थ इस वॉर में इन्वेस्ट किया और वो हार भी गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1939 टू 1945, तब भी इसने इन्वेस्ट किया। तो ये इंग्लैंड, मेनली ब्रिटेन, वो धीरे धीरे उसका इंडस्ट्रियलाइजेशंस, वेल्थ क्या हो गया, ट्रेजरी कम होने लगा। तो जब आपके पास वेल्थ कम हो जाएगा तो आप किसी के ऊपर जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो सन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो खत्म हुआ 1945 में, और तब इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि फर्स्ट वी नीड टू डेवलप, रिस्टोर द इंडस्ट्रियलाइजेशंस जो हमने खो दिया यूरोप में, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री, वेल्थ, उसको फिर से रिस्टोर करना चाहिए। करेंगे नहीं तो नहीं चल सकता है। तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि जिन जिन कंट्रीज पे, मेनली एशियन अफ्रीका, इनका कंट्रोल है, उन्हें आज़ादी दे दो। लेकिन आज़ादी इस तौर पे दी जाए कि ना ही उनको पॉलिटिकली वो खुद कंट्रोल कर पाए, सोशली कंट्रोल कर पाए, बट इकोनॉमिकली इंग्लैंड कंट्रोल करे। बिकॉज उस टाइम इंग्लैंड जो था, यूरोप में जो इंग्लैंड था वो बहुत क्राइसिस में चल रहा था, क्योंकि वो अपना सारा वेल्थ जो है, ही इन्वेस्टेड ऑल द वेल्थ इन द वॉर। तो इसमें
वो इकोनॉमिकली कहा कि एशिया अफ्रीका में जहाँ पे मेरा कंट्रोल है वो पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वहाँ के लोगों को दे दो, इंडिपेंडेंट करो, लेकिन आप फुल इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे थे। तो वो नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमी को जो फ्लो ट्रेड हो रहा था वो स्टिल दे वर कंट्रोलिंग। तो महात्मा गांधी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन में बोले कि नहीं, आई वॉन्ट अ फुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग की। महात्मा गांधी जी के साथ सन 1929 लाहौर सेशन में ये मांग उठी कि नहीं, आप माउंट बेटन को भेजे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें इंडिपेंडेंस दे दो, बट आई वॉन्ट द फुल इंडिपेंडेंस, यू नो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इंग्लैंड खुद से मतलब क्या इंडिपेंडेंस दे दिया? नहीं, उसको मजबूरी थी, क्योंकि उसने 2 वॉर लड़ा और अपनी पूरी ट्रेजरी वेल्थ इन्वेस्ट कर दिया। अब उसके पास वेल्थ नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री सब ब्रेक डाउन हो गया था, उसको फिर से रीगेन रिस्टोर करने के लिए उसने दोनों को इंडिपेंडेंट करना पड़ा। या ऑफ कोर्स आई शुड फील द प्राउड ऑन आवर फ्रीडम फाइटर, या उन्होंने स्ट्रगल किया इंडिया को इंडिपेंडेंस करने का। लेकिन द सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि केवल हमारे देश के जो वीर हैं उन्होंने त्याग दिया, बलिदान दिया, तो हमारा देश आज़ाद हुआ, ये परफेक्ट बात है। लेकिन हम सेकेंड बात ये भी मान सकते हैं कि इंग्लैंड हमें इंडिपेंडेंस इसलिए भी सेकेंड रीज़न से दिया, क्योंकि फ्री किया, क्योंकि उनके पास खुद ही मनी वेल्थ नहीं था हमें कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि 1945 में वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता, लेकिन वहाँ पे सब ब्रेक डाउन कर चुका था, उनके पास रूल करने के लिए कुछ नहीं बचा था, बहुत कम बचा होता। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें एशिया अफ्रीका को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। तो ये रीज़न हो सकता है कि इसलिए 1945 में युद्ध खत्म हुआ और 1947 में आवर कंट्री बिकेम फ्री फ्रॉम दिस कॉलोनियल रूल। तो 1945 में युद्ध खत्म हुआ और माउंट बेटन को भेज के यूरोप के वाइसरॉय उन्होंने इंडिपेंडेंस दिया। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स फुल इंडिपेंडेंस की मांग किया और फिर माउंट बेटन से हमारे मोहम्मद जिन्ना ने पार्टीशंस की बात की और माउंट बेटन ने इस पे साइन कर दिया और 2 कंट्री बना इन 1947, दैट इज़ कॉल्ड पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन हमें ये समझना है कि कॉलोनिज्म का एंड कैसे हुआ। यू नो, कहते हैं कि हमने स्ट्रगल किया, या ऑफ कोर्स हमने स्ट्रगल किया इस देश को आज़ाद करने में, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो हिटलर ने प्ले किया। अगर हिटलर नहीं लड़ा होता इनके अगेंस्ट, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, तो वो आज सभी कंट्री पे ओवर पावर डोमिनेंस कंट्रोल कर रहे होते। लेकिन जर्मनी, हिटलर इनके अगेंस्ट लड़ा और एक अकेला बंदा, मतलब जो पावरफुल, इनके पावरफुल कंट्री के अगेंस्ट लड़ा और इन्हें पहली वॉर में डिफीट कर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्हें जर्मनी को हारना पड़ा, हारा। लेकिन हिटलर मे बी द सेकेंड पर्सन आफ्टर फ्रीडम फाइटर्स जो इस इंडिया, एशिया, अफ्रीका, एशिया में जो इंडिया, मेनली इंडिया के इंडिपेंडेंस दिलाने में सेकेंड रोल प्ले किया, वी कैन से। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन एशिया, अफ्रीकन इंडिपेंडेंस। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया किसके? एशिया और अफ्रीका की स्वतंत्रता में। यू नो, अगर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो क्या आज इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ होता? क्योंकि हिटलर ने युद्ध लड़के इनकी ट्रेजरी को ख़त्म किया, इनकी वेल्थ को, इनकी मिलिट्री पावर को ख़त्म किया, बहुत चीज़ डिस्ट्रक्ट हो चुका था, इतना विश्व युद्ध चला था। 1930 to 1945, एटलीस्ट 6 ईयर, यू कैन इमेजिन, मतलब पर डे युद्ध हो रहा है, सोचो।
तो ऑफ कोर्स हिटलर प्लेड an important role for the independence of these two continent, एशिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो एक तरह से हिटलर क्रूर था, लेकिन हमारे लिए तो वो बहुत ही अच्छा हुआ। अगर वो इंग्लैंड के खिलाफ इस एलाइज पावर के अगेंस्ट नहीं लड़ा होता तो टुडे आर वी इंडिपेंडेंट? क्या आज हम स्वतंत्र, आज फ्री फ्रॉम कॉलोनियल रूल होते हैं? नहीं। तो 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ दिस एंड ऑफ कॉलोनिज्म। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉलोनीज को ख़त्म करने में। कॉलोनिज्म जो गुलाम शाही जो उनका था चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक्स कि आप मेरे पास वेल्थ है, मिलिट्री पावर है, दूसरे कंट्री पे कब्जा करो, ये इंग्लैंड। लेकिन नहीं, एक सेकेंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप अराइज हुआ जर्मनी में। हिटलर जो नाजिम पार्टी का मेन हेड था और जिसने पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करने को सोचा, और उससे पहले इससे लड़ना पड़ा। और फाइनली दोनों युद्ध में देखा कि दोनों को ही बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, और उस लॉस को रीगेन करने के लिए इंग्लैंड ने एशिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट को फ्री इंडिपेंडेंट घोषित किया, बट नॉट फुल इंडिपेंडेंस, यू कैन से हाफ इंडिपेंडेंस। लेकिन फिर उसके बाद फुल इंडिपेंडेंस लेटर वी गॉट। तो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कॉलोनिज्म। तो जैसे कॉलोनिज्म का अंत हुआ तो ऐसे वॉर फिर से अराइज ना हो। दो कंट्रीज के बीच में अगर डिस्प्यूट्स होता है, इकोनॉमिकली डिस्प्यूट्स होता है, वॉरफेयर होता है, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए गए। लेटर वी विल डिस्कस द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच वाज फॉर्म्ड बाय दीज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जिसके तहत ये बातें रखी गई कि सच एज यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेगी अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर रिलेटेड कुछ भी इशू अराइज हुए, तो उसको रोकने के लिए पूरे वर्ल्ड में पीस, सिक्योरिटी, सेफ्टी मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉर्म किए गए। इन लेटर क्लास वी विल डिस्कस मेनली द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस। उसमें सिक्योरिटी काउंसिल है ढेर सारी, उसको लेटर वी विल डिस्कस। देन वर्ल्ड बैंक, IMF, और फाइनली कॉलोनिज्म का एंड हुआ। एंड नेक्स्ट वी विल लुक द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड नेक्स्ट वी विल लुक द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इराक, सद्दाम हुसैन। तो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कॉलोनिज्म। मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सिस पावर जो मेन हेड कंट्री जो जर्मनी था, जिसके पार्टी हिटलर थे, इन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री में एक अहम रोल प्ले किया। ऑफ कोर्स ही वॉज अ क्रूअल पर्सन, बहुत ही क्रूर डिक्टेटर थे, लेकिन इनके पास एक हिम्मत, एक ब्रेवरी था कि मैं इनके खिलाफ लड़के, हम वाकई में नहीं पूरा रूल कर पाए, लेकिन इन्होंने एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लड़ा, और जिसमें इन दोनों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, और जिसकी वजह से जब आपके पास वेल्थ, मनी नहीं होता है तो क्या होता है, आप आसानी से उससे विजय पा सकते हो। और फाइनली दोनों रिलीज हो गए, दैट इज फॉर एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इज अ कंट्री इन एशिया कॉन्टिनेंट। तो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कॉलोनिज्म, कैसे कॉलोनिज्म का अंत हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, but it's my humble request to all of you to share, subscribe my channel Sacred Study। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को जहाँ तक हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें,
So it's my humble request to all of you to share, subscribe my channel Sacred Study. Thank you so much.